Hi, I'm Pavitra Saha. I'm a research scholar at NIPA. NIPA means National Institute of Educational Planning and Administration, न्यू दिल्ली। मेरा इंटरेस्ट एरियाज जो है रिसर्च जिसमें मैं कर रहा हूँ वो टीचर पॉलिसी पे है। वो दैट्स कम्स अंडर टीचर मैनेजमेंट, टीचर एजुकेशन एंड एजुकेशनल पॉलिसी। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं BA इन पॉलिटिकल साइंस गंगाधर मेहर ऑटोनोमस कॉलेज संबलपुर में किया हूँ। देन मैं B.Ed किया हूँ छत्तीसगढ़ से। B.Ed करने के बाद मैं 2 साल टीचर रहा हूँ। 2 साल टीचर रहने के बाद मैं टीस मुंबई में पढ़ा हूँ। MA इन मास्टर्स इन एजुकेशन किया हूँ। उसके बाद मैं तेलंगाना सोशल वेलफेयर में एकेडमिक कंसल्टेंट के हिसाब से काम किया था 1 साल। उसके बाद मैं MPhil PhD इंटीग्रेटेड MPhil PhD में ज्वाइन किया नीपा में। जो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है उस बैकग्राउंड के हिसाब से नीपा को मैं चूज़ किया था। बिकॉज नीपा कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। नीपा एक ऐसा संस्थान है जिसमें एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल फाइनेंस पे फोकस होता है। जैसे उसका नाम है उसी के ऊपर फोकस होता है। जैसे कि नाम बताया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इस बार जो PhD एडमिशन प्रोसीजर है इसमें इस प्रोसीजर में बहुत सारे चीज़ें हैं। पहले ये बताऊंगा कि नीपा 25 से 30 सीट्स एवरी ईयर लेता है, जिसमें एवरी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जिसके पास मास्टर्स इन सोशल साइंस, मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन एनी बैकग्राउंड, वो लोग आते हैं। एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल आते हैं। इसका पहला जो पार्ट है प्रोसीजर यहाँ आने का, वो है कि SOP बनाना। SOP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इक्वल टू प्रपोजल है यहाँ। तो इसमें नीपा ये फोकस करता है, जो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ एडमिशन प्रोसीजर। तो ये जो नीपा का जो एडमिशन प्रोसीजर है ये बाकी यूनिवर्सिटी, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्टेट यूनिवर्सिटी उसी यूनिवर्सिटी से ये डिफरेंट है, जिसमें 3 थिंग्स है। पहला आपको SOP बनाना पड़ता है। SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि प्रपोजल के बराबर है। सेकेंड थिंग ये है कि रिटन टेस्ट, और थर्ड थिंग ये है इंटरव्यू, दैट्स कॉल्ड वाइवा, वर्क में आता है। तो SOP जो है, SOP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। SOP में 3 थिंग्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पहला, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सेकेंड थिंग, व्हाई आर यू गोइंग टू डू। एंड थर्ड थिंग इज़ हाउ आर यू गोइंग टू डू। तो SOP में ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फोकस करता है इंट्रोडक्शन पार्ट, कि जिसमें आपका रहेगा रिसर्च क्वेश्चंस रहेगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव रहेगा, रेशनले रहेगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें मिनिमम 20 लिटरेचर रिव्यू कर लिए, ये अभी के लिए ये काफ़ी है। तो ये जो 20 लिटरेचर रिव्यू जो होगा, रिव्यूज़ जो होगा, इसमें 3 पार्ट्स में हमको जब डिवाइड करेंगे तो ईजी हो जाता है एक प्रपोजल अच्छे तरह से बनाने के लिए। एक है एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, सपोज 5 से 10 इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव लीजिए, और 5 से 10 नेशनल पर्सपेक्टिव लीजिए, और 5 से 10 रीजनल पर्सपेक्टिव और लोकल पर्सपेक्टिव। दिस इज़ फॉर लिटरेचर रिव्यू। देन आपको एक पैराग्राफ रिसर्च गैप लिटरेचर रिव्यू से निकाल के लिख देना पड़ता है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज लिटरेचर रिव्यू इसमें हो जाता है। उसके बाद आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप कैसे करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, ये क्लियर हो जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरा रिसर्च एरिया है टीचर पॉलिसी पे, कि मैं टीचर पॉलिसी करूँगा कहाँ। सपोज मेरा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स है उड़ीसा में, तो उसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसमें मैं 2 लिया। तो वो जो 2 लिया हूँ डिस्ट्रिक्ट एज अ होल लिया, ताकि वो मेरा स्पेसिफिक हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं किसको लेके करूँगा। सपोज डिस्ट्रिक्ट तो ले लिया, तो जब किसको लेके करूँगा, इसमें मैं चूज़ किया हूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो समग्र शिक्षा में हैं, जो DEOs लोग हैं, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो स्कूल लेवल पे हैं, और पार्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा पॉपुलेशन एंड सैंपल में आ जाता है। ये हो गया 3 पार्ट्स में SOP आ गया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाई आर यू गोइंग टू डू, एंड हाउ आर यू गोइंग टू डू। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें SOP में बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी ये है कि रेफरेंस में हमेशा हमको APA स्टाइल फोकस करना पड़ता है। जब APA स्टाइल फोकस करना पड़ता है, ये स्टैंडर्डाइज बन जाता है, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल बोला जाता है इसको। दिस इज अबाउट SOP।
तो एसओपी जब हम बना रहे हैं कि प्रपोजल जब बना रहे हैं, इसमें हमको कुछ चीज़ों को फोकस ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि नीपा का जो टर्म्स है, कंडीशंस है, नीपा का जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो थोड़ा हमको फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, नीपा हमेशा एजुकेशनल पॉलिसी पे, नीपा हमेशा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो आप जब ब्राउचर देखेंगे 2024 एंड 25 वाला जो ब्राउचर है नीपा साइट में, उसमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या ब्रॉड एरियाज़ है। तो फिर भी मैं आपको कुछ ब्रॉड एरियाज़ बता देता हूँ। उस ब्रॉड एरियाज़ में ये है कि एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी एजुकेशन, education policy analysis and implementation, then educational development or sectoral and linkages, then educational planning, then public, private and external financing of education, then education, gender and development, then comparative education, then internationalization of education and development, then public administration and education, then governance, autonomy and accountability, then professional ethics and values, education, literacy and lifelong learning, early childhood care and education, skill development, technical and vocational education and training. So these are the broad aspects of लाइक मेकिंग एसओपी और प्रपोजल, ताकि जब भी हम प्रपोजल बना रहे हैं, जब भी हम एसओपी बना रहे हैं, वो सिलेक्ट हो जाए नीपा में। तो ये हमेशा हमको मद्देनजर रखना पड़ेगा ताकि सिलेक्शन, प्रपोजल का सिलेक्शन हो जाए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम एसओपी बना रहे हैं, कि प्रपोजल बना रहे हैं, इसमें हमको लिटरेचर रिव्यू का थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। लिटरेचर रिव्यू थोड़ा अच्छे से होगा तो क्या होगा कि रिसर्च गैप अच्छे से मिल जाएगा, और रिसर्च गैप मिल गया मतलब हम उसके बाद हमको वो गाइड करेगा कि हम कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाएं। ये पार्ट हो गया, एसओपी बनाना और प्रपोजल बनाना, ये हो गया। सेकेंड पार्ट ये है कि सेकेंड पार्ट में ये एंट्रेंस टेस्ट के बाद होगा, जो कि जिसको हम रिटन टेस्ट बोलते हैं। तो रिटन टेस्ट में नीपा हमेशा फोकस करता है रिसर्च एप्टीट्यूड पे, अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल इशूज ऑफ द कैंडिडेट पे एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से फोकस करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, पहला एस्पेक्ट रहता था कि डाटा इंटरप्रिटेशन। सेकेंड एस्पेक्ट रहता है कि शॉर्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव है, नो ऑब्जेक्टिव। देन लॉन्ग एनालिटिकल क्वेश्चंस, ये भी सब्जेक्टिव, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसे नहीं रहता कि ऑब्जेक्टिव मतलब ये रहेगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन में तो आपको 5 इन्फरेंसेस लिखना पड़ता है। कि सपोज एक डाटा दिया होगा, सपोज लिटरेसी रेट इन इंडिया और लिटरेसी रेट इन एनी स्टेट, तो उसमें आपको 5 इन्फरेंसेस लिखना पड़ता है कि आपका समझ, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटरप्रिटेशन। तो इस मामले में मेरा सजेशन हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा कि हमको थोड़ा रिगरस कुछ अथर्स को पढ़ना पड़ता है, रिगरस कुछ रिपोर्ट्स को देखना पड़ता है। तो पहला मेरा सजेशन रहेगा कि जितने भी पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एनपी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको थोड़ा हम रिगरसली पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ हम क्लियर हो जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि RT 2009, RT मीन्स राइट टू एजुकेशन 2009, तो इसमें भी एक स्कूल एजुकेशन का बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा। और पॉलिसी जब आप पढ़ेंगे तो पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें आप हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, ECC का जो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ये मिल जाएगा। तो जब हम कुछ पढ़ रहे हैं रिटन टेस्ट के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल लिटरेसी के ऊपर 1-2 आर्टिकल पढ़ देना, रोल ऑफ टीचर्स के ऊपर, देन क्वालिटी रिसर्च इन सोशल साइंस के ऊपर, देन एजुकेशन इन बजट, देन एम्प्लॉयबिलिटी, ICT इन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, गर्ल्स एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। देन इसमें कुछ चीज़ें में ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो इसमें से और सारे कुछ टॉपिक्स आता है जो बहुत सारी चीज़ें पॉलिसी में इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 वाला में बहुत सारे टॉपिक्स आया है। तो वो थोड़ा हम रिगरसली पढ़ लेंगे तो ईजी हो जाता है हम रिटन टेस्ट को क्लियर करने में। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम रिटन टेस्ट दे रहे हैं तो कुछ ऑथर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमको प्रोफेसर कृष्ण कुमार हो गया, देन प्रोफेसर पद्मा सारंगपाणी हो गया, देन जॉन ड्यूवे हो गए, देन महात्मा गांधी हो गए, देन श्री अरबिंदो हो गए, देन डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, देन फूको हो गए, देन बोर्डियू, देन पियाजे, देन पाउलो फ्रेरी, अमर्त्य सेन। इनको थोड़ा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जो राइटिंग्स है, उनका जो आर्टिकल्स है पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चंस आएगा, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, हम इजीली इंटरप्रेट करके लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से तैयारी करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रीडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से किसी को पढ़ रहे हैं, एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किसी को पढ़ रहे हैं, एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो हम क्लियर हो जाते हैं कि कौन से पर्सपेक्टिव कहाँ डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीपा में जो प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनका आर्टिकल्स, उनका बुक्स, उनका जो रिपोर्ट, जो नीपा रिपोर्ट्स दिया है, उनको थोड़ा देख लेंगे तो क्लियरली हमको समझ में आ जाता है कि हम
किस लेवल पे है, हमारे इंडियन एजुकेशन किस लेवल पे जा रहा है, हमारा जो स्टेट का जो एजुकेशन किस लेवल पे जा रहा है, और इजीली हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ नाम है नीपा में प्रोफेसर प्रणति पंडा, प्रोफेसर सुधांशु भूषण, प्रोफेसर मनीषा प्रियम, प्रोफेसर बिस्वल, देन प्रोफेसर आर गोविंद, जो पहले रहे हैं, इनका कुछ रीडिंग्स भी पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा कहीं ना कहीं। और जो कुछ जो प्रोफेसर हैं उनका भी हम पढ़ लेंगे तो कुछ अच्छे से इंटरप्रेट हम कर सकते हैं। सो इसमें बहुत बड़ी बात और एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ कमीशंस को हम देख लेंगे तो और इजी हो जाता है हमको इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझने में। जैसे कि राधाकृष्णन कमीशन जो 1948-49 में आया था, देन कोठारी कमीशन 1964-66 में आया था। और इम्पोर्टेंटली अभी स्कूल एजुकेशन को देखेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान जो था, और अभी तो समग्र शिक्षा में कन्वर्ट हो गया है। देन जो RMS है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है, उनको थोड़ा देख लेंगे तो ईजी हो जाता है। और एक बात है जो RT का जो बात किया, RT एक लीगल एक्ट रहा है, तो ये थोड़ा हम देख लेंगे तो इजी हो जाता है। स्कूल एजुकेशन में होता क्या है, स्कूल एजुकेशन में कैसे होना चाहिए, ये था कुछ चीज़ें जो कि रिटन टेस्ट में पढ़ने के लिए, जिसमें इंटरव्यू हमेशा फोकस रहता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि प्रपोजल हम जिसको एक शॉर्ट प्रपोजल माना जाता है, और एक कॉम्प्रहेंशन ऑफ रिसर्च लिटरेचर, और एबिलिटी टू इंटरप्रेट डाटा और ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस। ये सारी चीज़ें थोड़ा इंटरव्यू में आते पूछा जाता है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल जो कुछ आर्टिकल्स, जो कुछ बुक्स, जो कुछ रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे हैं, उसको आप इंटरव्यू में कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कैसे एग्जांपल दे के आप आंसर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात ये होता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे फोकस होता है, और जो सोशल साइंस एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस होता है। 50% सपोज 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पे हो रहा है और 50% सोशल साइंस एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में आपका इंटरव्यू होगा। तो हम इसमें जितना एग्जाम्पल दे के हम आंसर दे रहे हैं, तो पेनालिस्ट लोगों को भी लगता है कि हाँ कि ये पढ़ा है और इनको कुछ इंटरप्रेट करने आता है और समझ है इसके ऊपर, ये उनका बहुत फोकस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जब आंसर दे रहे हैं उनके सपोज कुछ सब्जेक्टिव आंसर दे रहे हैं, तो हमेशा एग्जांपल दे के, रेफरेंस दे के जब हम बात करते हैं, रखते हैं, ताकि उनको लगता है कि हाँ कि ये ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन मेक, ये बंदा क्लियर है, इसमें ये बंदा क्लियर है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में हो कि रिसर्च जो आइडियाज़ पे हो कि एनी कॉन्सेप्ट में। ये ऐसे आप जाएंगे कुछ रीडिंग्स करके, कुछ रीडिंग्स दिमाग में लेके, और जो सोसाइटल इशूज़ है कि एजुकेशनल इशूज़ है, जो भी इशूज़ है, उस इशूज़ को लिंक करेंगे कुछ रीडिंग्स के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ, देन आपका वहाँ होना सही होता है और हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो इतना बड़ी बात नहीं है। यस, उसमें कुछ और ऐड। सो ओवरऑल बात किया जाए तो नीपा का जो एडमिशन प्रोसीजर है, 3 चीज़ों में फोकस है। पहला SOP राइटिंग, सेकंड रिटन टेस्ट, एंड थर्ड इंटरव्यू। तो ये तीनों चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपका SOP में झलकना चाहिए, आपका इंटरव्यू में झलकना चाहिए। वो है व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं। सेकंड थिंग इज व्हाई आर यू गोइंग टू डू, आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों, वो रेशनली आपको हर चीज़ों का रेशनली आपको देना पड़ेगा। और थर्ड थिंग इज हाउ आर यू गोइंग टू डू। ये तीनों चीज़ें आप क्लियर हो गए तो ये प्रपोजल बनाना बड़ी बात नहीं है, कि इंटरव्यू क्लियर करना बड़ी बात है। ये तीनों चीज़ें हमको हमेशा क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।